ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान कर विनम्र बनने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जब तक कि तर्क को विश्वास ना हो जाए कि वह पूजनीय है। वाल्टियर ने ये बात कही है। आतंक के विरुद्ध निर्णायक कदम। ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान आजकल बड़ा परेशान है। भारत ने आप देखते हैं कि कायदे से उसकी क्या खातेदारी कर दी है ना पाकिस्तान की। और हमारा पड़ोसी है, 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। ये आप देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और ये बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश। 1971 में से आज़ाद करवाया था भारत ने। और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के मुख्यालयों तथा प्रशिक्षण ठिकानों पर सटीक हमले करने में भारत की अभूतपूर्व क्षमताओं को दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति में एक आदर्श बदलाव का संकेत देता है। नया सिद्धांत सीमा पार से आतंकवाद के किसी भी कृत्य को युद्ध की कार्रवाई मानता है। अब भारत आतंकियों को दंडित करने के लिए सीमा पार जाकर आक्रामकता से मुकाबला करेगा। ऐसे समय जब पूरे देश में राष्ट्रवाद का जोश है और हमारे सशक्त बलों का गर्व किया जा रहा है, कांग्रेस द्वारा सैन्य संघर्ष की अचानक समाप्ति पर सवाल उठाकर सरकार की सफलता को नकारने का प्रयास किया जा रहा है। संघर्ष विराम के समय और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इसकी पूर्व घोषणा पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने ऐसा विचार करने का प्रयास किया है कि भारत ने 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला था। ऑपरेशन सिंदूर की योजना लश्कर और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ एक तेज और दंडात्मक हमले के रूप में बनाई गई थी। इसका उद्देश्य कभी एक लंबा पूर्ण विकसित बिना रोक टोक वाला युद्ध नहीं था। अपना मकसद हासिल करने के बाद तब तक ऑपरेशन जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी जब तक पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करता। 7 मई की सुबह आधिकारिक प्रेस वार्ता में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सिंधु जल संधि को निलंबित करके पाकिस्तान पर भारी दबाव बनाने, व्यापार प्रतिबंध लगाने और उसके आतंकी ढांचे तथा हवाई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद भारत ने पाकिस्तान के संघर्ष विराम प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा देश किसकी तरफ से पहल करता, जब तक कि परिणाम हमारे उद्देश्य के अनुरूप हो। अब देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया भारत को इसकी घोषणा करनी चाहिए थी, पाकिस्तान को इसकी घोषणा करनी चाहिए थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घोषणा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे दबाव में हमने कहा था कि व्यापार नहीं करेंगे दोनों देशों से, इसलिए आप देखिए सीज फायर कर दिया गया, रोक दिया गया युद्ध। आप समझ रहे हैं? इसको लेकर सरकार की आलोचना कर रही है, विपक्ष कर रहा है दुनिया भर से कि वो भाई आपको सफाई तो देनी चाहिए कम से कम। डोनाल्ड ट्रंप हमारे बीच में कौन होते हैं? और सत्ता पक्ष कह रहा है, जो आप देखें सरकार कह रही कि हमने भाई कोई झुके थोड़ी हैं, हम लोगों ने सिंधु जल संधि जो निलंबित की उसे बहाल थोड़ी कर दिया, हम लोगों ने कोई कुछ समझौता थोड़ी कर लिए, हम तो जीत हुई ना, हमारा काम पूरा हो गया था, उद्देश्य पूरा हो गया था, तो हमें युद्ध रोकना था। लंबे समय तक चाहते भी नहीं थे युद्ध। राहुल गांधी को अपनी पार्टी के वरिष्ठ सांसदों शशि थरूर और पी चिदंबरम के विचारों पर ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने संघर्ष विराम के फैसले का समर्थन किया था। दोनों ही राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश से मामलों के अनुभवी हैं और चिदंबरम ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा था कि उन्होंने व्यापक युद्ध के खतरों को पहचान लिया और बुद्धिमानी से चुनिंदा लक्ष्यों तक सीमित एक संतुलित सैन्य प्रतिक्रिया का चयन किया। शशि थरूर ने कहा कि भारत जो सबक देना चाहता था वह दे दिया गया। और आप देखिए कि हमारी ये रणनीति थी, हम लोगों ने उनकी सेना को टारगेट नहीं किया, उनके लोगों को टारगेट नहीं किया, हम लोगों ने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था। क्योंकि एक बार युद्ध में हम लोग शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन निकलना हमारे बस की बात नहीं रहती है। रूस यूक्रेन का देख रहे हैं, इजराइल हमास का देख रहे हैं, तबाही मची हुई है, तो भारत के पक्ष में भी नहीं है युद्ध लंबा खींचना। भारत ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया और आतंकियों को दंडित करने के लिए एक सशक्त और आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया। चाहे वह उरी, पुलवामा या फिर पहलगांव में आतंकी घटनाएं हो, भारत ने लक्षित हवाई हमले कर जघन्य कृत्य करने वाले आतंकियों, संचालकों और प्रायोजकों को दंडित किया। प्रत्येक कार्रवाई के साथ भारतीय हमले पाकिस्तान में और अधिक गहरे होते गए, अधिक लक्षित तथा साहसी होते गए। इन सभी अवसरों पर दुनिया ने भारत का समर्थन किया। इसके विपरीत 2004 से 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद से निपटने में निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। और यहां तक कि 26/11 के भयावह मुंबई हमले, जिसमें 175 निर्दोष लोगों की जान चली गई,
और आप देखते हैं मगर भारत सरकार की ओर से कोई ठोस जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। यूपीए ने अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग कर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को दूसरे देशों के कंधों पर डाल दिया, लेकिन आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपनी ओर से कोई जवाबी कार्रवाई की योजना नहीं बनाई गई। यह दृष्टिकोण 26/11 मुंबई हमले के बाद 11 दिसंबर 2008 को संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के केंद्र जो पाकिस्तान में स्थित है से सख्ती और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रेरित करना होगा। आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को स्थायी रूप से नष्ट करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की राजनीतिक इच्छा शक्ति को जमीन पर ठोस और निरंतर कार्रवाई में बदला जाना चाहिए। यूपीए सरकार की उस वक्त की प्रतिक्रिया में ना तो पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मंशा दिखाई दी और ना ही उसे कोई चेतावनी दी गई। जवाबी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की राजनीतिक इच्छा शक्ति तब भी नहीं थी जब हमारे सशक्त बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों के खिलाफ लक्षित हमले करने की इच्छा व्यक्त की थी। उस समय के एयर चीफ मार्शल फली होमी मेजर के बाद में खुलासा किया कि 26/11 के हमले के 2 दिन बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उनके बैठक में उन्होंने अन्य 2 सेना प्रमुखों की मौजूदगी में कहा था कि भारतीय वायुसेना नियंत्रण रेखा के पार लक्षित हमले के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने उनकी योजनाओं को हरी झंडी नहीं दी। ऐसे में क्या कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार है? कांग्रेस द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की तुलना 1971 के भारत पाक युद्ध से करना सही नहीं है, क्योंकि हर संघर्ष का एक संदर्भ होता है। उस समय कुछ और था, आज कुछ और है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध पूर्वी पाकिस्तान में दमनकारी पाकिस्तानी सैन्य शासन के अत्याचारों के खिलाफ 8 महीने लंबे गृह युद्ध के बाद लड़ा गया था। पाकिस्तान की आंतरिक समस्या भारत के लिए एक आंतरिक समस्या बन गई थी। विदेशी सहायता और मुद्रा कोष, विश्व बैंक, ऋण पर निर्भर भारत की डमाडोल अर्थव्यवस्था के समय इंदिरा गांधी ने उचित समझा कि भारत के लिए पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप करना आर्थिक रूप से फायदेमंद है। वजह इसके कि 1 करोड़ शरणार्थियों का अपनी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ने दिया जाए। इसके अलावा इंदिरा गांधी के पास युद्ध की तैयारी करने, कूटनीतिक संपर्कों का उपयोग कर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए 8 महीने का समय था, और इनमें से कोई भी आज प्रासंगिक नहीं है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है IMF, वर्ल्ड बैंक, दोनों की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर की तुलना 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से करने का प्रयास अनुचित है, क्योंकि दोनों के संदर्भ में अलग अलग है। एक घटना की सफलता और परिणामों को दूसरे के चश्मे से देखना संकीर्ण और तर्कहीन है। आज भारत के हित में नया मोदी सिद्धांत है। पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए संदेश स्पष्ट है। भारत के पास बड़े विकास लक्ष्य हैं, वह उन्हें हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना चाहिए। अगर पाकिस्तान हमारी शांति भंग करने और हमें अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने से विचलित करने की कोशिश करता है तो भारत उसे कड़ा सबक सिखाएगा। चीनी विचारक सुन त्सू ने अपनी पुस्तक में लिखा कि वही जीतेगा जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। प्रधानमंत्री भी यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध तभी लड़ेगा जब ऐसा करना उसकी प्रगति के हित में हो, और इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी या कुछ कट्टरपंथी ऐसा चाहते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। WC बनर्जी, भीमवेश चंद्र बनर्जी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष, लेखक, पूर्व सांसद हैं। इनका नाम आप देखते हैं क्या है? इनका नाम है GBL नरसिम्हा राव। चलिए, तो आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस के जो पक्षकार हैं उनके भी आर्टिकल पढ़ते रहा करिएगा, और बीजेपी के पक्षकार हैं उनके भी आर्टिकल पढ़ते रहा करिएगा। वो आप देखते हैं अपनी सरकार की तारीफें बताएंगे, उपलब्धियां बताएंगे, और जो कांग्रेस वाले होंगे वो कमियां बताएंगे। तो आपको तारीफें भी मिल जाएंगे, सकारात्मक पॉइंट मिल जाएंगे, नेगेटिव पॉइंट भी मिल जाएंगे, नकारात्मक पॉइंट भी मिल जाएंगे। स्मार्ट तरीका यही है आज के समय। चिट्ठियां हो तो कागज पर कलम से लिखी चिट्ठियां महज चिट्ठियां नहीं होती, ये अपने समय का दस्तावेज होता, जिसमें अनुराग, पीड़ा, आत्मीयता, स्मृति, उम्मीद, बिच्छों का दुख, मिलन की आस, समकालीन लोक संस्कृति सब कुछ होता। एक एक शब्द में हजारों भावों की गठरी बंधी हुई होती। पुराने समय में दूर देशों में रह रहे हमारे आत्मीय जनों की चिट्ठियां जब आती थी तो उन्हें पढ़ते हुए लगता था कि जैसे वे सामने बैठकर हमसे अपनी बात कह रहे हैं, बस दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए नई नवेली दुल्हन परदेश गई पिया की, और प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों को चिट्ठियां बार बार पढ़ती थी, वह भी सबसे छिप कर कि चिट्ठियां कहीं चिट्ठियों में अंकित उनके इस छिप कर मिलने के उजाह को कोई देख ना ले। पहले की पीढ़ी को पता होगा कि किसी की चिट्ठी के इंतजार में कितनी खुमारी, कितना रोमांच और कितनी तड़प होती थी। जब चिट्ठी हाथ में हो तो हर्ष और के अतिरेक से देह हल्की होकर हवा में तैरने लगती थी।
ये होता है पत्र लिखने का जादू और पाने का आनंद। बड़े दुख की बात है कि मोबाइल युग में पैदा हुई पीढ़ियां इस जादुई आनंद को कभी महसूस ही नहीं कर पाई। सच कहा जाए तो पत्र लिखना एक कला है, और जब हम अपने दिल की बात को कागज में लिखते हैं तो वह बात पढ़ने वाले की स्मृति में कहीं गहरे तक अंकित हो जाती, और वह हमारे चैट बॉक्स में लिखी बातों से कहीं ज़्यादा स्थायी और प्रभावी होता। और हाथ से पत्र लिखने का असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता। मसलन लिखते वक्त हमारा दिमाग एकाग्र होता, और जिस तरह हम कागज कलम उठाकर व्यवस्थित तरीके से लिखने बैठते हैं, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी लिखी जा रही उस बात को अपने अंदर व्यवस्थित कर रहा होता। एक तरह से यह हमारे दिमाग की कसरत भी हुई, और नई तकनीक लोगों को लिखने से वंचित कर रही है। लिखने से छुट्टी पाकर और या फिर लेकर हम खुश भी हो रहे हैं, और इस छुट्टी के कुछ फायदे गिनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह छुट्टी हमारी भावनाओं से भी हमें दूर कर रही है। हम सोच सकते हैं कि भला जो भाव हम अपने हाथों से लिखकर पत्र पर उकेर सकते हैं, क्या वह व्हाट्सएप संदेश में भर सकते हैं? कतई नहीं। डिजिटल संदेश जितनी जल्दी लिख जाते हैं, उतना ही जल्दी उनका प्रभाव भी मिट जाता है। हाथ से लिखे पत्रों की अहमियत की बात करें तो महान लोगों के पत्र आज भी देश की धरोहर माने जाते हैं, और उनका आप देखते हैं कि क्या उनका बाकायदा अध्ययन मनन होता है। कोई बड़ा व्यक्ति किसी आम आदमी को हाथ से पत्र लिख कर भेजे तो वह पत्र उसकी अनमोल संपदा का हिस्सा बन जाता है। वह उसे जीवन भर संभाल कर रखता। मशीनी शब्दों में जीवित भावनाओं का अभाव सा रहता है। अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जवाहरलाल नेहरू ने जो चिट्ठियां लिखी, वह न सिर्फ एक कालखंड के इतिहास थी, बल्कि भविष्य की अमानत भी बन गई। मगर आज डिजिटल युग में सब कुछ टंकित हो गया है। हमें पत्र के नीचे बने सिर्फ हस्ताक्षर को देखकर संतोष करना पड़ता है। 90 के दशक में टीवी रेडियो पर अनेक कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें दर्शकों और श्रोताओं से चिट्ठियां मंगवाई जाती थी। सुरभि कार्यक्रम में प्रस्तोता के पीछे लगी चिट्ठियों के ढेर को भला कौन भूल सकता है। रेडियो पर फरमाइश के गानों के लिए जब चिट्ठियां लिखी जाती थी तो उनमें कार्यक्रम और प्रस्तोताओं के लिए अपने लगाव का भी इंतजार किया जाता था। कितनी प्यारी और मीठी बातें लिखी होती थी, जिन्हें पढ़ते हुए कई बार महिला रेडियो सखी भी खुश हुए बिना नहीं रह पाती थी। कुछ समय पहले डायरी विधा में लिखी हुई किताब पढ़ रही थी, बंजारी की चिट्ठियां। डायरी भी एक तरह का पत्र ही है, अपने ही नाम लिखे पत्र। लेखक ने रेत के हर कण को, रोशनी को, सांझ के अंधियारे को, सूरज को, चंदा को, वक्त को, दर्द को, दोस्त को, दुश्मन को और उसकी निगाह में आने वाली हर सह को इन चिट्ठियों में उतार दिया था। ऐसे जैसे सब जीवित होकर पढ़ने वाले के साथ चल रहे हों, ऐसे जैसे राजस्थान में चलने वाली आंधियां हमारे चेहरे से टकरा रही हों, ऐसे जैसे समय हमको छू रहा हो, जैसे समय को हम महसूस कर रहे हों। और ये होती हैं चिट्ठियों की ताकत। और चिट्ठियों में लिखे भाव की ताकत को और समझना हो तो नाम फिल्म की उस गजल को सुनना चाहिए, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। इस गजल को गाते हुए कई बार पंकज उदास रो देते हैं। आज जब हर ओर डिजिटल माध्यमों का शोर है, वीडियो और रील में दिखावे की धक्का मुक्की है, डिजिटल की जमीन पर संवेदनाओं का अकाल और धोखाधड़ी की बाढ़ है। फटाफट आए व्हाट्सएप चैट बॉक्स से ईमेल के डिजिटल संदेशों को पढ़ते पढ़ते दुनिया उकता और थक गई है। तभाव से भरे, कामनाओं से सजे, लगाव से लिखे और संभावनाओं से सवेरे एक अदद पत्र की अहमियत और भी बढ़ गई है। काश की कलम से कागज पर चिट्ठियां लिखने का चलन फिर से लौट आए हैं। ये सब टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ अगर तो देख सकते हैं आप लोग। ये भ्रष्टाचार की बढ़ते यह स्थापित तथ्य है कि अधिकतर सरकारी योजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। और मनरेगा कार्ड बनते हैं ना गांव की तरफ, आपने देखा होगा, इसमें खूब भ्रष्टाचार होता है, फर्जी मनरेगा कार्ड बनते हैं। इस योजना की शुरुआत इस मकसद से की गई थी कि गरीब परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार मिल सके। उन्हें अपने भरण पोषण के लिए किसी दूसरी योजना का मुखापेक्षी नहीं रहना पड़ेगा। मगर शुरुआती वर्षों में ही इसमें भ्रष्टाचार उजागर होने लगे थे। फर्जी नाम दर्ज कर काम देने की बड़ी चालबाजियां सामने आई थी। उसे रोकने के लिए कई उपाय किए गए, पर इस पर पूरी तरह विराम नहीं लग सका। इस योजना को बंद करने
या फिर इसका स्वरूप बदलने का फैसला इसलिए नहीं किया जा सका कि संविधान में इसकी गारंटी दी गई सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का ताना बाना संबंधित महकमों में ही बुना जाता। इसका ताजा उदाहरण गुजरात में मनरेगा के तहत फर्जी तरीके से कार्य निष्पादन के दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की रकम भुना देने का है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिन्हें सड़क, बांध, पुलिया आदि निर्माण के लिए सामग्री मुहैया कराने का ठेका दिया गया था। इस घोटाले ने इसलिए तूल पकड़ा और राजनीतिक रंग ले लिया क्योंकि इसमें वहां के पंचायत और कृषि राज्य मंत्री की 2 बेटियों को भी गिरफ्तार किया गया। उनकी एजेंसियां भी मनरेगा परियोजनाओं में शामिल थीं। उन्होंने कार्यों का निष्पादन किए बगैर फर्जी दस्तावेज जमा कर भुगतान प्राप्त कर लिया। मनरेगा की जिन परियोजनाओं में उन्होंने घोटाला किया वे वहां के आदिवासी इलाकों में चलाई जा रही थी। इसके अलावा फिलहाल जांच में 35 एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया जिन्होंने 2021 से 2024 के बीच सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत करके दस्तावेजी बेजों के आधार पर 71 करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त कर लिया। और आप देखेंगे ये तो वो खबरें हैं जो सामने आ जा रही हैं। ऐसे भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के घोटाले हैं जो सामने ही नहीं आते हैं। अभी तक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी यानी DRDA की जांच में सामने आए एक जिले के तथ्यों के आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरे राज्य में इस योजना के तहत कितने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ होगा। उन आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है जिनके लिए ये परियोजना चलाई तो गई थी पर वे केवल कागजों में दर्ज होकर रह गई। आमतौर पर गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं और कार्यक्रम जमीन पर कम ही उतर पाते हैं। दिखाने के लिए जो कुछ काम होते भी हैं उनकी गुणवत्ता सदा संदिग्ध रहती है और उनमें आप देखते हैं कि इस्तेमाल सामग्री, कामकाज की गुणवत्ता इस कदर खराब होती है कि सड़कें, पुलिया वगैरह पहले ही बारिश में धुलकर साफ हो जाते हैं। ग्रामीण विकास के नाम पर अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तरफ से, मगर वास्तव में उनसे गांव का चेहरा कितना बदला कहना मुश्किल है। ऐसे वक्त में जब 80 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त के राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है, मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजना में इतने बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार विकास के दावों का विद्रोह ही कहा जाएगा। गुजरात को विकास के आदर्श के रूप में विचारित किया जाता है और जब वहां स्थिति ऐसी है तो दूसरे राज्यों में इस योजना की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये आप देखिए गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में आप देखें राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र से लगती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मोदी जी का गृह क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 पर किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका। शांति की राह, रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने की दिशा में हो रहे प्रयासों के अब सकारात्मक संकेत नजर आने लगे हैं। ये आप देख लीजिए, ये रूस है, ये यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत से शांति की राह खुलती नजर आ रही है। इस दौरान पुतिन ने युद्ध विराम के लिए वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई। करीब 2 घंटे से अधिक समय तक चली इस बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर वार्ता जल्दी शुरू होगी। पिछले दिनों यूक्रेन की ओर से शांति वार्ता से पहले युद्ध विराम की पेशकश को रूस ने खारिज कर दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत में पुतिन से शांति वार्ता शुरू करने पर सहमति जता दी, लेकिन वार्ता की राह आसान नजर नहीं आ रही है। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि स्थायी युद्ध विराम के लिए यूक्रेन को मिलने वाली हर तरह की बाहरी सहायता पूर्ण रोक और उसे नाटो सदस्यता न देने जैसी शर्तें प्रमुख होंगी। वह यूक्रेन का कहना है कि वह अपनी संप्रभुता को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। रूस को यूक्रेन की कब्जा की गई जमीन वापस करनी होगी। और देखिए, एक तो आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी सोचते हैं कि अब वो जो जमीन पर कब्जा कर लिया वो वापस होना बड़ी बात होगी। नाटो यानी कि द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, 32 मेंबर हैं इसमें, और इसी में आप देखते हैं शामिल हो रहा था कौन? यूक्रेन। इसीलिए आप देखते हैं कि युद्ध कहते हैं शुरुआत हुआ है इसकी। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इन हालात में माना जा रहा है कि निश्चित रूप से पूर्ण युद्ध विराम की ओर ले जाने वाली आगे की राह मुश्किलों से भरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की कुल भूमि का करीब 5वां हिस्सा वर्तमान में रूस के कब्जे में है। सवाल है कि क्या रूस वह भूभाग लौटा देगा या यूक्रेन इस जमीन पर अपना दावा छोड़ देगा। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 वर्ष से चल रहे इस युद्ध में अकेले यूक्रेन को $152 अरब का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा दोनों देशों में जनहानि अलग से हो रही है। यह सर्वविदित है कि किसी भी समस्या के स्थायी समाधान के लिए शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत से बेहतर विकल्प और कुछ नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि रूस यूक्रेन शांति वार्ता के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे और उसका सुखद नतीजा भी सामने आएगा। आप सोचिए, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है।
चलिए, इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।